क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2004 से अर्थात नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की अगर सर्विस के दौरान ही मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार या नॉमिनी को किस तरह से पेंशन और अन्य बेनिफिट्स का लाभ मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोच। और आज हम नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले किसी केंद्रीय कर्मचारी की अगर सर्विस के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार या नॉमिनी को मिलने वाले पेंशन और अन्य लाभ से संबंधित 3 मुख्य सवालों के जवाब यहां तलाशने की कोशिश करने वाले हैं। पहला कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाने पर पेंशन और अन्य लाभ पाने के लिए नियम क्या हैं। दूसरा, ऐसे कर्मचारियों के परिवार या नॉमिनी को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और तीसरा, पेंशन और अन्य लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलके शुरू करते हैं। आइए इस संबंध में सबसे पहले देख लेते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 में क्या प्रावधान किया गया है। सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 के रूल 10 को आइए देख लेते हैं। सेवा के दौरान अभिदाता या एनपीएस एम्प्लॉय की मृत्यु होने पर हित लाभ प्राप्त करने का विकल्प। रूल 10 के सब रूल 1 को आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कवर किया गया प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में कार्य ग्रहण करने के समय ही उसकी मृत्यु होने पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 के अधीन हित लाभ पाने के लिए प्रारूप 1 में विकल्प का प्रयोग करेगा। और ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन आते हैं, वे भी इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे। वहीं सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 के रूल 10 के सब रूल 6 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां अभिदाता ने उपनियम 1, जिसकी चर्चा हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं, के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया था और 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व या इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के अर्थात मार्च 2021 के 3 वर्ष के भीतर दिवंगत हो जाता है तो यथास्थिति केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 के उपबंधों के अनुसार उसके परिवार को डिफॉल्ट विकल्प के रूप में ही फैमिली पेंशन दे दी जाएगी। सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 मार्च 2021 से अस्तित्व में आए हैं। लेकिन अन्य सभी मामलों में जहां अभिदाता द्वारा किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था, अभिदाता की मृत्यु पर फैमिली पेंशन का दावा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण विनियम 2015 के अनुसार डिफॉल्ट विकल्प के रूप में विनियमित किया जाएगा। सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 के रूल 10 के सब रूल 7 में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां मृतक अभिदाता केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अधीन या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 के अधीन हितलाभों के लिए उपनियम 1 के अनुसार उपयोग किया गया विकल्प या उपनियम 6 के अनुसार डिफॉल्ट विकल्प केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 के अधीन कुटुंब पेंशन या पारिवारिक पेंशन देने के लिए परिवार के किसी पात्र सदस्य की अनुपलब्धता के कारण निष्फल हो जाता है तो ऐसे विकल्प को अमान्य माना जाएगा और निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहार 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन स्वीकार्य हित लाभों को कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों को दे दिया जाएगा। आइए अब पहली स्थिति देख लेते हैं। एंटाइटलमेंट्स ऑफ फैमिली ऑन डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम।
who had opted for benefits under old pension scheme, or in whose case no option was exercised and the default option is old pension scheme। अर्थात वे कर्मचारी जिन्होंने अपनी मृत्यु की स्थिति में ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुना था, या वो कर्मचारी जिन्होंने ऑप्शन नहीं भी चुना था लेकिन डिफॉल्ट रूप से उनके परिवार को ओल्ड पेंशन के लाभ मिलेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं फैमिली पेंशन के बारे में। अमाउंट कितना मिलेगा? 50% ऑफ लास्ट पे फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ डेथ। Thereafter at 30% of last pay, enhanced family pension at 50% of pay is payable for 10 years in all cases without reference to the length of service of the deceased employee as per amendment rule 54/3। अर्थात लेंथ ऑफ सर्विस कितनी भी हो कर्मचारी की, उसके परिवार या उसके नॉमिनी को 10 साल तक लास्ट बेसिक पे का 50% पेंशन मिलेगा और 10 साल बाद में ये पेंशन की राशि घट के हो जाएगी 30%। आइए अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ फैमिली मेंबर्स। फैमिली पेंशन विल बी पेड टू मेंबर्स ऑफ फैमिली इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फर्स्ट है स्पाउस ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, और उसे कब तक मिलेगी? फॉर लाइफ और रीमैरिज। सेकंड है इन द एब्सेंस ऑफ स्पाउस अनमैरिड डिपेंडेंट सन और अनमैरिड डिपेंडेंट डॉटर बिलो द एज ऑफ 25 years, और इसमें भी शर्त है कि एल्डेस्ट चाइल्ड shall be eligible first, others will be eligible only after elder child become ineligible। और इसमें कंडीशन क्या है? till attaining the age of 25 years, या मैरिज, और या होगा start earning livelihood whichever is the earliest। आइए थर्ड देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट एंड टू अबव डिपेंडेंट चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, और उसे कब तक मिलेगी? फॉर लाइफ, पूरी लाइफ तक मिलेगी, और टिल स्टार्ट अर्निंग लाइवलीहुड, और अगर वह कुछ कमाना या अपना जीवन यापन शुरू कर देता है तब तक मिलेगी। आइए फोर्थ देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अबव, अर्थात जिन तीन की हमने ऊपर बात की है उनके अलावा डिपेंडेंट अनमेरिड विडो डाइवर्स डॉटर विदाउट एज लिमिट एल्डेस्ट डॉटर शैल बी एलिजिबल फर्स्ट, और इसके लिए कंडीशन क्या है? टिल मैरिज, रीमैरिज और स्टार्ट अर्निंग लाइवलीहुड विच यूर इज अर्लियर। आइए अगला देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अबव, अर्थात हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की जो ऊपर बात की है डिपेंडेंट पेरेंट्स, और इसमें भी किसका नंबर आएगा? मदर फर्स्ट, फॉर लाइफ और टिल स्टार्ट अर्निंग लाइवलीहुड। आइए सिक्स देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव अबव डिपेंडेंट सिबलिंग सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। In the absence of 1, 2, 3, 4 and 5 above dependent sibling suffering from a mental or physical disability। आइए अब देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट है एप्लीकेशन इन फॉर्म 14, एक कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, स्पेसिमेन सिग्नेचर एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ये सब चीजें सबमिट करने के बाद में एक्शन टू बी टेकन बाय हेड ऑफ ऑफिस, अर्थात हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा। Sanction provisional family pension to eligible family member immediately on receipt of a claim without waiting for forwarding of case to PAO or authorization by PAO। अर्थात बिना किसी फॉर्मेलिटीज के ये सब चीजें प्राप्त हो जाने के बाद पेंशन शुरू करनी होगी। Separately process the case for family pension and death gratuity in भविष्य and forward the case to PAO in form 18 along with other documents for further processing or authorization। Rule 80, government dues such as HBA, license fees etc. are to be recovered from death gratuity। अब बात कर लेते हैं डेथ ग्रेच्युटी की। फर्स्ट है लेस देन 1 ईयर, अगर सर्विस 1 साल से कम है तो रेट ऑफ डेथ ग्रेजुएटी होगी 2 times ऑफ एमोलमेंट्स। अगर 1 ईयर और मोर बट लेस देन 5 years, 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम है तो ग्रेजुएटी की जो रेट होगी वो होगी 6 times ऑफ एमोलमेंट्स। अगर सर्विस 5 ईयर और मोर बट लेस देन 11 ईयर यानी 5 साल से ज्यादा और 11 साल से कम है तो जो डेथ ग्रेजुएटी की रेट होगी वो होगी 12 times ऑफ एमोलमेंट्स। अगर
11 ईयर्स और मोर बट लेस देन 20 ईयर की सर्विस है, अर्थात 11 से 20 साल के बीच में है, तो जो रेट ऑफ डेथ ग्रेजुएटी होगी वो होगी 20 टाइम्स ऑफ एमोलमेंट्स। और अगर 20 ईयर्स और मोर अगर सर्विस 20 साल से ज्यादा है तो हाफ ऑफ एमोलमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 33 टाइम्स ऑफ एमोलमेंट्स। ये तो जो रेट होगी वो होगी ग्रेजुएटी की रेट। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। Gratuity is to be paid to the family members persons in whose favor of nomination valid nomination exist in there are more than one nominee। अगर एक से ज्यादा नॉमिनी है, amount to be gratuity shall be said by all nominee as specified in the nomination। If a nominee has predeceased the government servant, then the gratuity is to be paid to the alternate nominee if any mentioned in the nomination form। If there is no nomination or the nomination made does not subsist, the amount of gratuity is to be equally shared among spouse, sons, unmarried daughters, and widow daughters। If none of these family member is available, the amount of gratuity is to be equal divided among other family members, फादर, मदर, married daughters, brothers below 18 ईयर जो भी है। तो ये होगी ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबिलिटी। आइए बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे ग्रेजुएटी की क्लेम के लिए। एप्लीकेशन इन फॉर्म 12 है, डेथ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक एंड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। ये सभी चीजें जब हम एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवाएंगे ग्रेजुएटी के लिए तो हमें जरूरत होगी। एक्शन बाई HOO अर्थात हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा क्या एक्शन रिक्वायर होगा? प्रोसेस द केस फॉर द डेथ ग्रेजुएटी अलोंग विद फैमिली पेंशन इन भविष्य एंड फॉरवर्ड द केस टू PAO इन फॉर्म 18 अलोंग विद अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और अथोराइजेशन। Sanction provisional death gratuity in according with Rule 18A after forwarding the case to PAO। आइए बात कर लेते हैं लीव एनकेसमेंट की। एज पर रूल 39A ऑफ CCS लीव रूल्स 1972, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी फॉर अर्न लीव नॉट एग्जिस्टिंग 300 days in payable to the family if the earned leave in the credit of the deceased government servant is less than 300 days, half pay leave is encased to the extent the earned leave is short of 300 days। अर्थात मैक्सिमम 300 डेज तक की अर्न लीव का लीव एनकेसमेंट हो सकेगा। अगर अर्न लीव कम है तो हाफ पे लीव भी इसमें ऐड की जा सकेंगी। आइए अब लीव एनकेसमेंट के लिए एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। वन ऑफ द अवेलेबल फैमिली मेंबर इन दिस ऑर्डर अर्थात किसे लाभ मिलेगा? सबसे पहले स्पाउस, अगर स्पाउस नहीं है तो इसी क्रम में होगा एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन, एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड डॉटर, उसके बाद एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो डॉटर फादर या मदर, एल्डेस्ट सर्वाइविंग मैरिड डॉटर, एल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रदर बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड सिस्टर, eldest surviving widow sister। Leave encasement is processed or sanctioned by head of office on the receipt of death certificate without seeing any application for this purpose। आइए बात कर लेते हैं CGE-GIS की अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की। अमाउंट कितना होगा? इन एडिशन टू द अमाउंट स्टैंडिंग इन द सेविंग्स फंड इन CGE-GIS एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000, rupees 60,000 and rupees 30,000 is paid to the family member of the deceased employee belonging to group A, group B and group C respectively। एलिजिबिलिटी क्या होगी फैमिली मेंबर्स की? CGE-GIS अमाउंट इज पेएबल टू द फैमिली मेंबर्स पर्सन्स इन वोज फेवर ए वैलिड नॉमिनेशन एग्जिस्ट। इन द एब्सेंस ऑफ ए नॉमिनेशन द अमाउंट इज पेड टू द फैमिली मेंबर्स एलिजिबल एज पर द रूल्स एप्लीकेबल फॉर पेमेंट ऑफ डेथ ग्रेजुएटी। अर्थात हमने जो डेथ ग्रेजुएटी के समय चर्चा की थी उसी हिसाब से इनका लाभ दिया जाएगा। द क्लेम फॉर द CGE-GIS इज प्रोसीज्ड और सैंक्शनड ऑन रिसिप्ट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट विदाउट सीइंग एनी एप्लीकेशन फॉर दिस पर्पज। आइए बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड अर्थात CPF की। ये वही अमाउंट है जो कर्मचारी की सैलरी से हर महीने डिडक्ट होता है और NPS के Tier 1 अकाउंट में जमा होता है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी का जो जमा धन है और उस पर मिलने वाला रिटर्न है वो उसके स्पाउस या नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वह गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो जाएगा।
आइए बात कर लेते हैं सीजीएचएस अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अर्थात केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में। सीजीएचएस अब नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए भी दिनांक 28/3/2017 से रिटायरमेंट के बाद भी लागू कर दी गई है। अगर एनपीएस एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी ओपीएस कर्मचारियों की तरह ही इसका लाभ मिलेगा। अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे वह यह थी कि एनपीएस अर्थात नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसे अगर ओल्ड पेंशन सिस्टम अर्थात सीसीएस पेंशन रूल 1972 और सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के अनुसार लाभ दिए जाएं तो किस तरह के लाभ मिलेंगे। अब यहाँ पर एक दूसरी स्थिति भी है, वह क्या है आइए देख लेते हैं। एंटाइटलमेंट ऑफ फैमिली ऑन डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, और इसमें दो स्थिति क्या है। पहली है who had specifically opted for benefits under NPS based on accumulated pension corpus, अर्थात यदि किसी कर्मचारी ने ऑप्शन 4 में यह भर के दिया है कि उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार स्पाउस या नॉमिनी को नेशनल पेंशन सिस्टम के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएं, और दूसरी स्थिति यह है कि who had opted for old pension scheme or in whose case default option is old pension scheme but there is no family member eligible for family pension under old pension system, तो ऐसे लोगों को भी नेशनल पेंशन सिस्टम के अनुसार ही लाभ दिया जाएगा। होगा कैसे। बेनिफिट्स बेस्ड ऑन एनपीएस कॉर्पस, कंसर्न ऑफिस वुड टेक एक्शन टू क्लोज plan under NPS of the deceased government servant and grant benefit of lump sum maximum 20% of accumulated pension wealth and annuity from the remaining pension wealth to the eligible family member from the annuity service provider registered with PFRDA in accordance with PFRDA exist and withdrawals under NPS regulations 2015, अर्थात एग्जिट एंड विड्रॉल्स अंडर एनपीएस जो रूल है 2015 के, उसके हिसाब से कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में जितना भी अमाउंट जमा होगा उसका 20% कर्मचारी के परिवार नॉमिनी या स्पाउस को दिया जाएगा और बाकी 80% अमाउंट से एन्युटी खरीदी जाएगी जिसके द्वारा कर्मचारी के स्पाउस या नॉमिनी को पेंशन आगे मिलने वाली है। अब देख लेते हैं बाकी अदर बेनिफिट्स क्या होंगे। तो अब यहाँ पे बात होगी पेंशन और सीपीएफ की, अर्थात 80% अमाउंट की कर्मचारी के परिवार को पेंशन मिलेगी और जो 20% है वो उसको एक साथ या एक मुश्त दे दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा ग्रेजुएटी, लिव इनकेसमेंट, सीजीईएस, सीजीएचएस वैसे ही होंगे जैसा हमने अभी पढ़ा है, अर्थात ओपीएस के समान ही होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आपके सवाल, सलाह और सुझावों का सीपीके कॉर्नर को हमेशा इंतजार रहता है। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।